4 जुलाई 2010 की सुबह प्रोफेसर टीजे जोसेफ को चर्च से वापस लौटते समय कुछ लोगों ने उन्हें एक सुनसान जगह पर घेर लिया और उनकी दाहिनी हथेली पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे काटकर अलग कर दिया। दोस्तों, ये किसी साइको किलर वेब सीरीज की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे आप में से शायद ही कुछ लोगों ने सुना हो। प्रोफेसर जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने कॉलेज की परीक्षा के लिए सवाल चुने थे जिसमें कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के साथ बेअदबी की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद प्रोफेसर जोसेफ की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उन्होंने बाएं हाथ से एक किताब लिखी, 1000 कट्स एन इनोसेंट क्वेश्चन एंड डेडली आंसर्स, जिसे केरल में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि इस घटना को पीएफआई के सदस्यों ने ही अंजाम दिया था और लिखित बयान में एक्सेप्ट किया कि इसमें पीएफआई शामिल था। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की थी। संगठन के महासचिव अनीस अहमद सहित बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एनआईए ने अपने बयान में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप लगाया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफआई क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है और पीएफआई पर कौन से आरोप हैं, जैसे सिमी के साथ इसके क्या संबंध हैं, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों की जा रही है आरएसएस से पीएफआई की तुलना। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो अपने को पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज़ उठाने वाला संगठन बताता है। बताया यह भी जाता है कि संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट से जुड़ी हुई हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज़्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। संगठन 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब से लोगों की एक बड़ी संख्या इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। खुद को भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कार्डर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्यता का दावा करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़े होने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, क्लर्क जैसे पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई पीएफआई का ही एक राजनीतिक धड़ा है जिसके माध्यम से वह चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करवाता है। हालांकि एसडीपीआई को अभी तक चुनाव में विशेष सफलता हाथ नहीं लग सकी है। आपको बता दें कि लंबी चौड़ी सदस्यता और संगठन शक्ति के दावे के बावजूद संगठन को राजनीतिक तौर पर केरल और कर्नाटक के कुछ ही राज्यों में सफलता मिल पाई है। 1980 के दौर में उग्र हिंदुत्व के प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुस्लिमों की सोच में बड़ा बदलाव आया। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ छोटे बड़े संगठनों का निर्माण किया गया। ऐसे ही केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ और तमिलनाडु की मनिथा निधि पासाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी नामक संगठन अपनी स्थापना के कुछ सालों बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगे थे। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों संस्थाओं ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई बनाने का फैसला किया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 साल बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। दोस्तों, विवादों से पीएफआई का पुराना नाता रहा है। 2010 में प्रोफेसर जोसेफ पर हमले से पहली बार चर्चा में आए इस संगठन और इसके सदस्य हमेशा देश विरोधी गतिविधियों, अराजकता को बढ़ावा देने और अशांति के कृत्यों में लिप्त रहे हैं। बीते साल शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद सुर्खियों में आए इस संगठन के तार अब ज्ञानवापी और कानपुर कांड से भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले करौली, खारगोन और जोधपुर हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार मामले में सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि हिजाब के मामले को पीएफआई बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कहा गया था कि वो मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश करता है कि वो हिजाब का इस्तेमाल करें।
वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों के सर्वे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मोर्चा खोल दिया था। केरल के पुथन थानी में इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होकर मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध करने की अपील की गई थी। पीएफआई अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता है, हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती। संस्था के खिलाफ राजद्रोह, गैर कानूनी कामों में संलग्न होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक के बाद दूसरे मुकदमों में लगाए जाते रहे हैं। पीएफआई खुद को ऐसे संगठन के रूप में वर्णित करता है जो वंचित और दलितों और बड़े पैमानों पर राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की उपलब्धि की दिशा में काम करता है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। आदेश में कहा गया है कि पीएफआई का संबंध बांग्लादेश और भारत के 2 ऐसे संगठनों से रहा है जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि पीएफआई का संबंध आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के नेता रहे हैं। ये दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ संपर्क के कई उदाहरण हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में शामिल हुए और सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग ले चुके हैं। पीएफआई के कुछ काडर इन देशों के संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए हैं। कई काडर को राज्य और केंद्रीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज छापे के दौरान पाए जाने का दावा किया था, जिनमें साल 2047 तक इस्लामी राज्य के गठन का रोड मैप था। एक आरोप यह भी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण कुछ पूर्व सिमी सदस्यों ने दूसरे नाम से एक संस्था शुरुआत कर दी। संगठन बनने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि पीएफआई प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है उनमें सिमी का नाम है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया। सिमी के रिश्ते एक अन्य इस्लामी चरमपंथी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होने की बातें भी कही जाती रही हैं। भारत सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन पर भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगा रखा है। पीएफआई और सिमी के संबंध होने की बात खास तौर पर इसलिए भी उठती रही है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन की मांग कुछ नेताओं द्वारा की गई है और कुछ लोगों ने संघ की तुलना पीएफआई से की है। ऐसे में इन नेताओं के बयान महज राजनीतिक हैं या इसका आधार पुख्ता है, इसे जानने के लिए हम आरएसएस और उसकी कार्यप्रणाली को भी समझने की कोशिश करेंगे। अपने गठन के बाद से अब तक 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इनमें 2 बार इस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस प्रतिबंधित हुआ था, लेकिन महज कुछ दिनों बाद ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने नेहरू को 27 फरवरी 1948 को लिखकर संघ की हत्या में संलिप्तता से इनकार कर दिया था। संघ पर प्रतिबंध दूसरी बार इमरजेंसी के दौरान 1975 में लगा था, जिसे इमरजेंसी हटने के फौरन बाद हटा लिया गया था। वहीं अयोध्या प्रकरण के 4 दिन बाद नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी समेत 4 राज्यों की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया और 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ट्राइब्यूनल ने एक बार फिर आरएसएस को 4 जून 1993 को बरी कर दिया था। संघ पर ऐसे आरोप लगे हैं तो दूसरी तरफ संघ के बेहतरीन कामों की प्रशंसा भी हुई है। साल 1963 में चीन से लड़ाई के बाद आरएसएस द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आरएसएस की परेड को शामिल गणतंत्र दिवस समारोह में किया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान भी दिल्ली के ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संघ को सराहा जा चुका है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी 1977 में आरएसएस के न्योते पर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन में शिरकत कर चुकी हैं। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस कार्यालय में साल 2018 में पहुंचकर संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं।
समाजवादी आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के बाद संघ को लेकर दिए बयान में कहा था कि संघ अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। जाहिर है संघ पर आरोप लगे हैं, लेकिन जांच में संघ पर लगे आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं द्वारा किए गए प्रयासों से साफ प्रतीत होने लगा है कि संघ अपने कुनबे में मुसलमानों को भी जोड़ना चाहती है, जो राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर संघ की विचारधाराओं से सहमति रखते हैं। संघ प्रमुख मोहन राव भागवत ने कई बार यह कहा है कि मुसलमान सहित सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मतलब साफ था कि भारत में रहने वाले तमाम विभिन्न मतों को मानने वाले पूर्वज एक हैं। इस कड़ी में इमाम संगठन से मस्जिद में मिलकर मदरसों में जाना मुसलमान के बीच भरोसा जीतने की एक कवायद है। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर यह भी खुला कहा कि संघ हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने के प्रयासों से परहेज करेगा। ये बात और है कि पद संचालन की प्रक्रिया पीएफआई भी अपनाती है, लेकिन संघ के पद संचालन से वो भिन्न होता है। आरएसएस में गुरु दक्षिणा की प्रथा है, जिसके सहारे फंड एकत्रित किया जाता है, लेकिन पीएफआई में फंड एकत्रित करने को लेकर कई अरब देशों से पैसे मिलने के आरोप लगे हैं, जो भारत के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए दिए जाते रहे हैं। आरएसएस आत्मसुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देती है, लेकिन पीएफआई पर बम बनाने से लेकर आर्म्स ट्रेनिंग दिए जाने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं। आरएसएस अतीत में गंभीर आरोपों की कसौटी से गुजरा है, लेकिन आरएसएस को लेकर गंभीर पड़ताल के बाद ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसे प्रत्यक्ष रूप से भारत और भारतीयता के खिलाफ समझा जाए। जाहिर है एक वर्ग को रेडिकलाइज कर उसे उग्र बनाने को लेकर भारत को इस्लामिक देश बनाने के उद्देश्य से काम करने की योजना और उन्हें आर्म्स ट्रेनिंग देकर लश्कर और अन्य आतंकी संगठनों में शामिल करने के लिए प्रेरित करने जैसे गंभीर आरोप पीएफआई पर लग चुके हैं। इसलिए सरकार ने पीएफआई सहित उसके 8 संगठनों को प्रतिबंधित कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वैसे साल 2010 में हुए केरल की घटना के बाद केरल सरकार ने अपनी एफिडेविट में पीएफआई को सीमी का नया रूप बताया था और प्रोफेसर टी जोसेफ के हाथ काटे जाने को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया दी थी। हाल के दिनों में महाराष्ट्र से बरामद बुकलेट हो या फिर बिहार के पटना से बरामद सामग्रियां, इन तमाम सबूतों के आधार पर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जाहिर है सबूतों की जांच ट्राइब्यूनल करेगा और सबूतों की परख कर 6 महीने में ही फैसला देगा। लेकिन 23 राज्यों में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर बीजेपी के अलावा झारखंड और केरल की सरकार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जो विध्वंसक और भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हैं। यह साफ है कि संघ और पीएफआई दोनों कार्डर बेस्ड संगठन हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों की कार्यप्रणाली और काम करने के उद्देश्य में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। ऐसे में पीएफआई से आरएसएस की तुलना महज कुछ राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा एक राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित बयान के अलावा और कुछ नहीं है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।